नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनम् दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग मेंटल रिटार्डेशन और उसका आयुर्वेदिक इलाज इस बात पे बात करेंगे। मेंटल रिटार्डेशन जो रहता है कोई भी बच्चों में 18 साल के पहले डायग्नोज होता है कि बच्चा जो है वो डेली डे टू डे लाइफ का जो भी उसको जरूरत है करने का काम वह कर नहीं पाते है। उसके स्किल डेवलपमेंट नहीं हो पाते हैं। बच्चा सब काम समझ रहा है, सुन रहा है, बोल भी पा रहा है, लेकिन वो ऐसी हरकतें कर रहा है कि उसका ब्रेन का रिटार्डेशन हो रहा है, वो ग्रोथ नहीं हो पाया। इसी को हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं। आप लोग को मैं कुछ विजुअलाइज ऐसे दिखा के और फिर समझाऊंगा तो आप लोग को जो और अच्छे से समझ आएगा। एक मिनट रुकिए। ये देखिए, हम लोग हर रोज एक नए टॉपिक पे बात करते हैं। मेंटल रिटार्डेशन क्या होता है पहले उस पर चर्चा करते हैं। मेंटल रिटार्डेशन जो रहता है एक ऐसा कंडीशन रहता है जो 18 साल के एज में उसके पहले जो इंटेलेक्चुअल फंक्शन होता है बच्चे का वह कम हो रहता है। जो नेसेसरी स्किल्स होते हैं ब्रेन का डेवलपमेंट होने के साथ में वो डे टू डे लाइफ जो है जैसे खाना पीना उठना बैठना बोलना ये सब रिटार्ड हो जाता है, मतलब डिले हो जाता है। इसको मंद बुद्धि ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। आप लोगों ने मूवी देखा होगा जो कोई मिल गया मूवी था ऋतिक रोशन का, वैसा ही रहता है। उसमें उसका मम्मी का एक्सीडेंट हुआ था, जो ऋतिक रोशन का जो था रोहित का। तो इसके कॉजेज ये हो सकते हैं कि एक तो ये हो सकता है मेंटल रिटार्डेशन क्यों हो रहा है, तो बच्चे का जो मोटर स्किल है वह कहीं ना कहीं इम्पेयर हो गया है, या फिर लैंग्वेज स्किल जो है उसका बोलने का तरीका है वो एक तारे जमीन पर भी एक आया था, डिसलेक्सिया का पेशेंट था। कारण कुछ भी हो सकते हैं, सेरेब्रल पाल्सी हो सकता है या फिर और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, डिसलेक्सिया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसमें मेंटल रिटार्डेशन रहता है। तो लैंग्वेज स्किल हो सकता है, सेल्फ हेल्प स्किल, खुद को उठाने का बिठाने का चलने का बैठने का पढ़ाई करने का, ये सब जो स्किल लगता है डे टू डे लाइफ में वह चीज लैक होता है या कम होता है, या तो डेवलपिंग कंडीशन में होता है या डेवलप नहीं हो पाता है प्रॉपरली, या फिर बहुत स्लो होता है। तो वो बच्चा जो है ना वो नॉर्मल बच्चों के एज ग्रुप के बच्चों के साथ नहीं रह पाता है। और दूसरा क्या है कि इसका कारण अगर हम लोग देखेंगे तो इसका कारण ये बताया कि आयुर्वेद में गर्भ संस्कार जो करते हैं तो गर्भ संस्कार नहीं हुआ है, शुक्र और शोणित अगर शुद्ध नहीं हुआ है, और अशुद्ध शुक्र और अशुद्ध आर्तव इसके संयोग से अगर संतान उत्पन्न हुई तो इसमें और भी हो सकता है कारण की, जैसे माता या पिता में किसी को हाइपरथायरॉयडिज्म हो गया है, एक होता है फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, उसके वजह से हो सकता है, या फिर फिनाइल केटोनोरिया वो करके बीमारी हो सकता है माता पिता को, तो उनके वजह से हो सकता है। तो ये इनहेरिटेटेड होता है, मात्रज या पित्रज कोई कारण की वजह से होता है। प्रेगनेंसी के टाइम पे भी अगर गर्भाधान हो गया है, गर्भिणी अवस्था में अगर माता का माल न्यूट्रिशन हो रहा है, मतलब वो खाना पीना अच्छे से नहीं खा पा रही है, उसके वजह से हो सकता है। या फिर इन्फेक्शन हो गया, एच आई वी पॉजिटिव का इन्फेक्शन हो गया है,
या साइटोमेगालो वायरस का इन्फेक्शन हो गया है, या फिर हर्पिस सिम्प्लेक्स जो विसर्प बोलते हैं हर्पिस, उसका इन्फेक्शन हो गया है, या टॉक्सोप्लाज्मोसिस नाम का इन्फेक्शन है वो हो गया है, या फिर रुबेला का वायरस हो गया है। जो टॉर्च पॉजिटिव रहते हैं उनके केसेस में ये, अगर वो कंसेप्शन हो गया और उसमें फिर ऐसा मेंटल रिटार्डेशन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। या फिर टॉक्सिन्स जो है शरीर में ज्यादा गया है, पिता के या माता के, कि अल्कोहल कंजम्पशन ज्यादा हो गया है, या लेड का टॉक्सिन ज्यादा है, लेड जो टॉक्सिसिटी होती है वो ब्लड में ज्यादा है, या फिर मिथाइल मर्कुरी बहुत ज्यादा है, उसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है। इसी तरह से कुछ माता को या पिता को कुछ फिट्स की जो दवाई दी जा रही है, या फिर बच्चे का जन्म लेने के बाद उसको मिर्गी के झटके आ रहे हैं, पस मार के झटके आ रहे हैं, तो या तो माता पिता को या बच्चे को फिनटॉइन जो रहता है वो उसका मेडिसिन दिया गया है, या वेल्पोरेट दिया गया है। फिर या फिर कैंसर का केमोथेरेपी हुआ है बच्चे को या फिर माता पिता को, उनके, और वो कंसीव कर रहे हैं माता पिता, तो उनको ये हो सकता है। या फिर आइसोट्रेंटिनोइन करके एक ड्रग होता है, उसका साइड इफेक्ट से मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है। तो इसमें क्या होता है, एब नॉर्मल ब्रेन डेवलपमेंट होता है मेंटल रिटार्डेशन में। तो इसमें सिस्ट हो गया, ग्रे मैटर के बीच में हाइटरट्रोपिया हो गया, या फिर इंसेफेलोसील करके हो गया, या फिर उसमें प्रोनेसेफेलिस सिस्ट हो गया। ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं। ब्रेन में एबनॉर्मल कुछ ग्रोथ हो गया, सिस्ट वगैरह हो गया, ट्यूमर वगैरह हो गया बच्चे के, उसके वजह से मेंटल रिटार्डेशन होता है। या फिर प्री एक्लेम्सिया हो गया, या मल्टीपल बर्थ हो रहे हैं, बार बार बच्चे हो रहे हैं, तो उसमें किसी को ऐसे विकृति हो गई है। या फिर ड्यूरिंग बर्थ, जब बर्थ हो रहा है, डिलीवरी हो रहा है, उस टाइम पे ऑक्सीजन की कमी हो गई, बच्चे को ऑक्सीजन अच्छे से नहीं मिल पाया, जिसको हम हाइपोक्सिया बोलते हैं। या फिर एक्सट्रीम प्री मैच्योरिटी, प्री मैच्योर बेबी है, एलबीडब्ल्यू है, लो बर्थ वेट बेबी है, और छठवें सातवें महीने में ही डिलीवरी हो गई। या फिर आफ्टर बर्थ कुछ इन्फेक्शन होते हैं बॉडी में, जैसे ब्रेन में फीवर आ गया और मेनिंजियल फीवर हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया, एनसेफेलाइटिस हो गया। मेरे पास 3-4 दिन पहले एक बच्ची आई थी, उसको रोटा वायरस का इन्फेक्शन हुआ था और डायरिया कंटिन्यू हुआ था। तो एंटीवायरल थेरेपी चला, वो तो ठीक हो गया, लेकिन वो वायरस के इन्फेक्शन की वजह से, रोटा वायरस के इन्फेक्शन की वजह से, वो अभी बच्ची 25 साल की है, नहीं 18 साल की, सॉरी 18 साल की है, और उसको मेंटल रिटार्डेशन है। और उसका कंडीशन ऐसा है कि वो ना कहीं पर भी जाती है ना, तो वो उधर ही अटक जाती है। फिर उसके ब्रेन को सिखाना पड़ता है कि अभी यहाँ से जाना है, जाना है, जाना है। तो 1-1 घंटा लगता है उसको, तब उसको समझ आता है कि जाना है। और वो रोएगी तो रोती रहेगी, हंसेगी तो हंसते रहेगी। वो मेरे क्लिनिक में आई तो मैंने ऐसे टेस्ट डोज के लिए एक नस्से का बोतल दिया, 15 ml का नस्से दे दिया। तो वो क्या बोलती है, मुझे और डालना है, और डालना है। 3 बोतल डालने के बाद भी बोलती है और डालना है। मतलब जो कंडीशन में, उसी में वो और ज्यादा उसमें वो चले जाते हैं बच्चे, और खुद मांग मांग के नस से दे देती। लेकिन उसका ये फायदा हुआ कि नस से देने से वो रात भर सोई, नहीं तो उसको नींद ही नहीं आता है रात रात भर। या फिर ब्रेन में हेड इंजरी हो गया बर्थ के बाद, हेड इंजरी की वजह से मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है। या माल न्यूट्रिशन ऑफ द चाइल्ड, बच्चे का माल न्यूट्रिशन हो रहा है, अच्छा पोषकांश न्यूट्रिशियस खाना न मिलने की वजह से मेंटल रिटार्डेशन होता है। या फिर इमोशनल निग्लेक्ट या एब्यूज होता है बहुत ज्यादा, उसको बहुत इंसल्ट किया जाता है बच्चे को किसी ना किसी वजह से, तो उसकी वजह से हो सकता है। या निग्लेक्ट किया जा रहा है, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। या फिर लेड या मरकुरी का पॉइजनिंग हो गया, किसी न किसी तरह से वो शरीर में चला गया, उसकी वजह से हो सकता है। ब्रेन ट्यूमर है, और उसका ब्रेन ट्यूमर भी कारण हो सकता है, या ब्रेन ट्यूमर का ट्रीटमेंट कुछ दिया जा रहा है, उसकी वजह से भी मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है। तो जो बच्चा जो है ना, वो बच्चा बड़ा भी हो जाएगा, लेकिन वो एक छोटे बच्चे की तरह ही साइन सिम्टम्स रहेंगे। अभी आप लोग के स्क्रीन पे भी दिख रहा है कि फेलियर टू अचीव डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स, जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स चाहिए, हर साल बच्चा बड़ा हो रहा है तो उसको शरीर में कुछ चेंजेस आने चाहिए, मेंटली, फिजिकली, बिहेवियर के हिसाब से, तो वो नहीं हो पा रहा है। इसी तरह से कॉग्निटिव फंक्शंस में डेफिशिएंसी हो रहा है, जैसे वो कमांड को फॉलो नहीं कर पा रहा, डायरेक्शंस को कहाँ जाना है हम लोग जो बोल रहे हैं वो फॉलो नहीं कर पा रहा। या फिर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल मार्कर्स को वो नहीं कर पा रहा है, उसको मैथमेटिक्स नहीं आ रहा, उसको एबीसीडी पढ़ाया जा रहा है लेकिन वो कर नहीं पा रहा है। या फिर एकेडमिक डिमांड्स,
अगर बच्चा प्ले ग्रुप में है, एलकेजी में है, यूकेजी में है, फर्स्ट में है, तो वो चीजें वो कर नहीं पा रहे जो नॉर्मल बच्चा आसानी से कर लेते हैं। या फिर साइकोमोटर स्किल डिफिशिएंट रहता है, डिफिकल्टी परफॉर्मिंग सेल्फ एस्टीम, उसको खुद के भी कार्य जो है वो नहीं कर पा रहा है, ब्रश नहीं कर पा रहा है, उठ नहीं पा रहा है, और उसको इरिटेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, फ्रस्ट्रेटेड होता है, अपसेट होता है, डिप्रेशन होता है, लेबाइल मूड्स रहता है, उसको बहुत ज्यादा, कभी भी हंसेगा, कभी भी कुछ भी करेगा, और एक्टिंग आउट बिहेवियर रहेगा, एक्टिंग ज्यादा करेगा, उसको सब समझ आ रहा है ऐसा दिखाएगा। या फिर परसिस्टेंस ऑफ इन्फेटाइल बिहेवियर, छोटे बच्चे की तरह, शरीर बढ़ गया, सब कुछ बढ़ गया, लेकिन छोटे बच्चे की तरह बिहेवियर रहेगा। तो ये चीजें रहती हैं। तो इसका मेंटल रिटार्डेशन का बहुत सारे कॉजेज रिसर्च करके पाया गया है कि प्री नेटल जेनेटिक डिसऑर्डर्स कुछ रहते हैं, जैसे कि क्रोमोसोमल एब्रेशन। हमारे आयुर्वेद में ऐसा बताया है कि अतुल्य गोत्रीय अध्याय शारीर स्थान में बताया है, सेम गोत्र में शादी नहीं करना है। अगर सेम गोत्र में शादी करते हैं तो ये सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, क्योंकि सेम जीन्स मिलते हैं। तो यही चीज है, क्रोमोसोमल एब्रेशन होता है, या फिर माइक्रो डिलीशन, मालफॉर्मेशन ड्यू टू माइक्रो डिलीशन, फिर मोनोजेनिक म्यूटेशंस, मल्टीफैक्टरल मेंटल रिटार्डेशन, फिर मालफॉर्मेशन ऑफ सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, फिर उसके बाद में मल्टीपल मालफॉर्मेशन सिंड्रोम्स, फिर प्री नेटल में एक्सटर्नल कॉजेज में मैटरनल इन्फेक्शन, माँ को कोई इन्फेक्शन हो गया, या शरीर में टॉक्सिन गया माँ के शरीर में, या फिर टॉक्सीमिया हो गया, प्लासेंटल इनसफिशिएंसी हो गया, या फिर प्री नेटल कॉजेज में इन्फेक्शन, डिलीवरी प्रॉब्लम, पेरीनेटल कॉजेज में इन्फेक्शन हो गया, डिलीवरी प्रॉब्लम्स हो गया। यहाँ पे एग्जांपल दिया इस साइड में, जैसे मेनिंजाइटिस हो गया, हर्पिस हो गया, एस्फेक्सिया हो गया, एस्फेक्सिया मतलब ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ट्रॉमा हो गया, फिर शुगर की कमी हो गई, हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, हाइपरबिलिरुबिनिया हो गया, या फिर पोस्ट नेटल कॉजेज इन्फेक्शन, टॉक्सिन, सीएनएस डिसऑर्डर्स हो गए, साइकोलो सोशल प्रॉब्लम्स हो गया, या अननोन कॉजेज। अननोन कॉजेज में दैव भी रहते हैं कभी कभी, कभी कुछ मन्नत मांग के आए आप, और कि हमको संतान हो गए और हमको ये पूरा हो गया तो हम ये पूजा करेंगे, तो वो पूरा नहीं किया, मन्नत मांग के आए और वो नहीं किया, उसकी वजह से भी मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है। या मेरे एक पेशेंट थे, उनके बच्चे को ना सेरेब्रल पाल्सी था, तो पता चला कि उनको बच्चे नहीं हो रहे थे, तो उन्होंने मन्नत मांगा था, जो नासिक में त्र्यंबकेश्वर मंदिर के पास में बड़ी की देवी है, वहां पे उन्होंने मन्नत मांगा था। और फिर उस बच्ची को जब प्रेग्नेंट माँ थी, तो बच्ची ने पॉटी किया और पॉटी को पी लिया, जिसको बोलते हैं मिकोनियम स्टेन्ड एमनियोटिक फ्लूइड, अपने पॉटी करके और वो पी लिया, वो एक जहर की तरह होता है। तो उसको फिर मेनिंजियल फीवर हुआ बर्थ के बाद, और बर्थ होने के बाद फिर उसको सेरेब्रल पाल्सी हो गया। तो ऐसे बहुत ट्रीटमेंट चल रहा था, फिर मैंने उनको पूछा कि आपने कहीं मन्नत वगैरह मांगा था, तो उन्होंने कहा हाँ हमने मन्नत मांगा था। फिर मैंने ट्रीटमेंट भी दिया उनको उन्माद अपस्मार का, और उनको मैंने वहीं पर भेजा मन्नत पूरा करने के लिए। तो बच्ची को 1.5 साल लगे, पूरा ठीक हो गई वो बच्ची, और ठीक होने के बाद वो फिर से उधर पूजा वगैरह करके आए। तो कभी कभी मन्नत का रहता है, दैवम चैवात्र पंचमम, मतलब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें नहीं पता होता है। या फिर अगर माता और पिता ने शमशान में जाके, कब्रिस्तान में जाके किसी का अपमान किया, और वो भूत ग्रह बाधा हो गया, आयुर्वेद मानता है, अष्टांग जो है ना उसमें काय बाल ग्रहोर्ध्वांग, शल्य दृष्टा जल, तो ग्रह चिकित्सा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर भूत प्रेत का कुछ साया है, उसके वजह से भी माता को तकलीफ हो रही है। ये बहुत सारे और भी कारण होते हैं मेंटल रिटार्डेशन के, जो बच्चे पे, या फिर जो बाल ग्रह होते हैं, स्त्री ग्रह, मतलब या पुरुष ग्रह जो है बच्चों पे अटैक करते हैं। और वो भी छिद्रीकृतम च, मतलब जहाँ पे छिद्र है, कहीं ना कहीं कमी है, गलती है, गंदगी है, वहां से वो प्रवेशित होते हैं। क्योंकि हम लोग बोलते हैं प्रत्यक्षम अल्पम अप्रत्यक्षम बहुलम, मतलब प्रत्यक्ष हमें बहुत कम दिखता है और अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारी चीजें होती हैं। तो कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमारी बुद्धि को समझ नहीं आती, लेकिन वो कॉजेज रहते हैं जिसकी वजह से ये बच्चे पे अटैक करता है बहुत सारा। तो इसीलिए बाल ग्रह करके एक कॉन्सेप्ट बताया गया है कि बच्चों पे स्कंदापस्मार, नैगमेश ग्रह, ऐसे बहुत सारे ग्रह की बाधा होती है। तो उसके वजह से फिर ये बच्चे मेंटल रिटार्डेशन में जाते हैं। तो मेंटल रिटार्डेशन का ये एक स्केल है जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन होगा तो आईक्यू रेंज होगा 50 to 70 रहेगा। मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन रहेगा तो 35 to 50 आईक्यू रहेगा। सीवियर मेंटल रिटार्डेशन रहेगा तो 20 to 35।
और प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन रहेगा तो बिलो 20 रहेगा। इसमें सिम्टम्स क्या रहते हैं कि वो ना कंटिन्यू बड़ा हो गया तब भी छोटे बच्चे की तरह बिहेवियर रहेगा। उसको लर्निंग एबिलिटी में बहुत ऐसे कुछ भी चीज पढ़ने में समझने में एक ही बात को उसको वक्त लगता है, उसको बहुत देर के बाद समझ आता है। और जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होना चाहिए टाइम टू टाइम वह चीजें नहीं हो रही हैं। एजुकेशनल डिमांड स्कूल में जो चाहिए कि बच्चे को इंग्लिश पढ़ाया गया, बच्चे को मैथमेटिक्स पढ़ाया गया, बच्चे को टेबल्स पढ़ाए गए, वो बच्चा कर पाए वो चीजें तो वो कर नहीं पाता है। और उसको क्यूरियोसिटी नहीं रहती है, वो फ्रस्ट्रेटेड रहता है, या तो एंग्जाइटी रहेगा या फ्रस्ट्रेशन, और वो एक्टिंग करेगा कि मुझे सब कुछ आता है सब कुछ आता है, लेकिन वो उसका कोई क्यूरियोसिटी नहीं रहता है लाइफ में, ऐसा रहता है। और उसका जो नॉर्मल बिहेवियर है वो सिवियरिटी कितना है, कितना माइंड पे उसका रिटार्डेशन है, उसके हिसाब से वो मतलब दिखता है कि उसका कैसा इन्फेंट टाइप बिहेवियर है क्या, ये सब डिपेंड करता है। तो हम लोग जो ये स्कोर निकालते हैं आईक्यू स्कोर, तो 70 जो है वह सबसे बेस्ट है। 70 से अबव रहा तो बहुत बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। 90 से अबव रहा तो बच्चे आईआईटी के जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं, जेई आईआईटी का एग्जाम देते हैं उसमें सेलेक्ट होते हैं, वो बहुत हाई आईक्यू के बच्चे होते हैं। तो और दूसरा क्या है कि इसके कम 70 के रेंज के कम आ रहे हैं तो वो मतलब मेंटली रिटार्डेड है बच्चे। बॉर्डर लाइन जो रिटार्डेशन होता है वो 68 to 83 ऐसा रहता है। 70 से थोड़ा भी कम हुआ ना तो वो बॉर्डर लाइन तक हो जाएगा। तो बच्चे जो रहते हैं वो एजुकेशनल डिफिकल्टीज फेस करते हैं बहुत ज्यादा पढ़ाई में, अगर 70 से कम रहा तो उनको थोड़ा सा हम रेगुलर क्लास लेके पढ़ा वढ़ा के उनको हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे कि एक कहानी है, पाणिनि जो हमने पढ़ा है ना, पाणिनि का संस्कृत व्याकरण, उनका पहले नाम था वरदराज। तो उनकी एक कहानी है संस्कृत में, उनकी जीवनी में ऐसा लिखा है कि वो वरदराज जो था ना, पहले के जमाने में क्या था कि आजकल बोलते हैं ना सेक्स एजुकेशन सेक्स एजुकेशन, ये सब नहीं था। हमारे भारत में बहुत नियम था कि 25 साल तक बच्चों को गुरुकुल में डाल देना है। रामचंद्र भगवान भी गए, कृष्ण भगवान भी गए, सब ऋषि मुनि अपने बच्चों को सब ऋषि मुनि के पास भेजते थे। तो वहां पे 25 साल की आयु तक बच्चों को पढ़ाया जाता था। तो जो वरदराज जो थे, जो पहले पाणिनि जिनको मैं बोल रहा हूँ, वरदराज जो थे ना, वो उन बहुत सालों तक पढ़ते रहे। उनके गुरुजी पढ़ा पढ़ा के थक गए। तो फिर उनको उन्होंने कहा कि आप जाओ, आपको कुछ भी नहीं कर सकते, आपका पत्थर जैसा बुद्धि है मतलब मंद बुद्धि हो, आपको कुछ नहीं हो सकता, आप जाओ। तो वो जब जा रहा था तो वो मतलब मंती मन था, लेकिन उसको एक जैसे बोलते हैं ना बत्ती ऑन होने की जरूरत थी। तो वो जब जा रहे हैं तो वो सोचता है कि मेरे पिताजी तो इतने महान पंडित विद्वान है पूरे देश में, और लोग बोलेंगे कि बच्चा पढ़ नहीं पाया, गुरुजी ने गुरुकुल से निकाल दिया, अब क्या करेंगे। तो वो फ्रस्ट्रेटेड होके जा रहा था। तो वो जाता है तो एक कुएं के पास जाता है, कुआं में पानी लोग निकाल रहे होते हैं मिट्टी के मटके से। तो वो देखता है, तो उसको एक दिमाग में एक वो आ जाता है। इंटेलिजेंट था वो, लेकिन उसको बत्ती ऑन होने की जरूरत थी, दिमाग की बत्ती ऑन होने। तो वो देखता है कि मिट्टी के घड़े जो है ना, उससे जो चबूतरा होता है वहां पे दाग पड़ गए, मतलब ऐसे गड्ढे गड्ढे हो गए। और जो रस्सी है वो कितना कोमल होती है, और उससे वो जो पुल्ली होता है कुएं के ऊपर, उसमें भी वो हो गए निशान बन गए। तो उसको लगा कि जब ये बार बार अभ्यास हो के ये अगर इतना निशान बन सकता है, तो मैं पढ़ाई करूं तो मैं क्यों नहीं आगे बढ़ सकता हूँ। तो उसके दिमाग में आया कि करत करत अभ्यास के जड़मति होते सुजान, रसरी आवत जाते ऐसे कुछ तो है, सिल पर परत निशान, ऐसे उसका दिमाग में आया। और फिर वो फिर गुरुजी के पास गया, और उसने इतना मेहनत किया कि वो पाणिनि हुए। और उन्होंने संस्कृत में, क्योंकि पहले के जमाने में संस्कृत पढ़ना बहुत डिफिकल्ट होता था, वैदिक संस्कृत अलग है, लौकिक संस्कृत अलग है। उस जमाने में जो उच्च कुल के लोग रहते थे वो लोग संस्कृत में ही बात करते थे। अभी हम लोग जैसे हिंदी में बात करते हैं या इंग्लिश में करते हैं, वो लोग पहले संस्कृत में करते थे। तो वो संस्कृत का व्याकरण बहुत टफ था। पाणिनि ने एकदम सिंप्लीफाई करके व्याकरण लिखा। तो हम लोग जो पाणिनि का व्याकरण पढ़ते हैं, और उसके बाद में और लघु सिद्धांत कौमुदी उन्होंने लिखा। तो वो बहुत सिंप्लीफाई किया, संधि समास, फिर अन्वय बनाना, फिर समास, ये सबको उन्होंने संधि विच्छेद, स्वर संधि, ये सब उन्होंने एकदम सिंप्लीफाई करके किया, जो आज भी हम लोग बीएमएस में पढ़ते हैं। वो पाणिनि का कमाल है।
तो वो अभ्यास कर करके इतने बुद्धिमान हुए। तो इसको हम मंद बुद्धित्व ऐसा हम लोग कह सकते हैं। इस पर आदरणीय अरविंद सक्सेना सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? आपने ऐसे पेशेंट देखे हैं सर? डॉक्टर अरविंद सर। हेलो। हाँ सर, मेरी आवाज आ रही सर? आ रही है सर। हाँ, देखिए, आपका एक्चुअली क्या होता है, मेंटल रिटार्डेशन बच्चे के जो होता है उसमें जो है कई फैक्टर्स होते हैं। क्या कहते हैं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कई बार वो होता है कि डाइट अच्छी नहीं है, या जो मल नरिश्ड लोग बाग लेडीज होती हैं, जिसमें लेवर टाइप की, या उनको कोई इन्फेक्शन वगैरह हो, HIV का, या कोई किसी तरीके का ब्रेन का ब्लड का इन्फेक्शन हो, टॉक्सिन्स हो, रूबेला रूबेला वगैरह हो, और कई बार ड्रग चलने की हिस्ट्री होती है कि लोगों की, लेडीज की जो है, कोई ना कोई एंटी कन्वल्सेंट है, या एंटी ट्यूबरकुलर या कैंसर की ट्रीटमेंट चल रही होती है। तो उसकी वजह से जो ब्रेन डेवलपमेंट होता है उसका इफेक्ट आता है। कई बार प्री एक्लेम्पसिया कंडीशन वगैरह होती है, और कई बार कुछ भी नहीं होता है, वो क्या कहते हैं, एक्सीडेंट की हिस्ट्री होती है, या कुछ ऐसा होता है कि जो उसकी वजह से लेडीज का BP वगैरह बढ़ जाता है। तो और वो ड्यूरिंग डिलीवरी के होते हैं, या आफ्टर बर्थ भी जो है malnutrition वगैरह का, या कई बार मिल्क, जब बोला गया कि स्तन जो है दुष्ट है, या कफज स्तन दुष्टि है, तो उसकी वजह से ये कफज स्तन है, तो उसकी वजह से मंद बुद्धित्व की तरफ पेशेंट बच्चा जाता है। एलोपैथिक में डिलीवरी के समय अपगार स्कोर करके एक कंसेप्ट है, उसमें अपीयरेंस, पल्स, ग्रीमिश, और क्या कहते हैं, एक्टिविटी और रेस्पिरेशन का वो जो स्कोर जो कैलकुलेट करते हैं ड्यूरिंग डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी, तो वो अगर 0 to 10 से ऊपर की तरफ है, तो वो बच्चा जो है हेल्दी माना जाता है। तो हम लोग के उसमें तो इन्होंने बोला कि अगर कफज स्तन है, जो है, उसकी वजह से मंद बुद्धित्व की कल्पना आई है। और अगर हम लोग उन्माद अपस्मार में देखते हैं, तो जो बोला गया कि शारीरिक दोष जो है मनोवा स्रोतस को दूषित करते हैं, तो वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी हो सकता है, आफ्टर प्रेगनेंसी स्तन्य की वजह से भी हो सकता है, और लाइफ स्टाइल या दिनचर्या कैसी रहती है पेशेंट की, उस पे भी मतलब माता की, जननी की कितना वो सफाई है, कितना उसमें जैसे आपने बोला ग्रह का, कि पूतना ग्रह है, और ये सब ग्रह इसी को लेके बोले गए हैं कि कैसे बच्चा ऊपर देखता है, इरिटेट करता है, और कई बार उसको भूख नहीं लगती है, उल्टी करता रहता है। तो वो ग्रह कंसेप्ट हम लोग के उसमें बोले गए हैं शार्ंगधर संहिता में। तो वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ग्रह बाधा रहती है। तो कंसेप्ट मतलब मिक्स है, कफज भी है, मानव स्रोत की दृष्टि भी है, और ग्रहवादा भी है। तो ये सब मिक्स रहता है सर। ओके सर। सर बहुत अच्छा बताया। आदरणीय वीना मैडम, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस टॉपिक पे? डॉक्टर वीना मैडम, मेंटल रिटार्डेशन पे आपका क्या विचार है? या जितेंद्र कुमार भांजा जी, आपका क्या विचार है? प्रियंका पांडे जी, कुछ बोलिए आप लोग भी। हाँ। हाँ सर, प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम सर, बहुत बताइए सारे सर। अच्छा आपने और वो अरविंद सर ने भी बताया सर, ये जो कि हमारा आयुर्वेद में भी ऐसा बोला है कि शुक्र शोणित संजोगे जो भवेत दोष उत्कट प्रकृति जायते तेना। तो माता पिता का जो संजोग के टाइम पर जब शुद्ध शुक्र और आर्तव का ही पहला ही कंसेप्ट आता है कि अच्छा बच्चा और मेंटली स्ट्रेंथ बच्चा पैदा करने के लिए। और सर दूसरे बात भी आपने भी बहुत अच्छी तरह बता दिया, जो भी इन्फेक्शन होता है, रूबेला है या टॉर्च है या जो हर्पिस वायरस या कोई भी दवाई खा रहे हैं जो कि कैंसर और ट्यूबरक्लोसिस का, उसका भी बहुत
प्रभाव मेंटल के ऊपर पड़ता है। आजकल भी जो भी फोर्सेप डिलीवरी जिस बेबी का भी होता है, उनको भी वो शायद भी मेंटली रिटार्ड हो सकता है। जो आयुर्वेद में भी बताया गया है कि जो पंचमे माना षष्ठे बुद्धि, वो भी पंचम महीना में माता को और छठ महीना में भी ज्यादा ही, हर महीना में तो ध्यान रखना चाहिए, लेकिन उसमें भी माता को ज्यादा ध्यान रखना चाहिए एक अच्छा मेंटल ग्रोथ बेबी होने के लिए। और वो सर तीसरा भी कंसेप्ट जो भी अभी भी अरविंद सर ने बताया कि जो मानव स्रोतस जो भी बताया गया है कि तैरी अल्पसत्वम अल प्रदुष्ट बुद्धि निवासं हृदय प्रदुष्य श्रुतांगदिष्टाय मनोवहानि प्रमेहन्त्यासु नरस्य चेतः। तो माता का भी उस टाइम पर भी मन के जो प्रभाव आता है वो ही शिशु के ऊपर भी ज्यादा आता है। और भी अभी जो भी बताया गया है कि कफत स्तन्य दृष्टि से भी हो सकता है, और किसी बच्चे को जो माल न्यूट्रिशन बेबी हो जाता है, क्वेशियरकर मारास्मस, उनके बाद भी ऐसा भी मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है। और किसी को भी जो फीड से आता है, जो कि ज्यादा जो फीवर होता है छोटा बच्चा में, जो फेब्राइल कन्वुल्सन होता है, उसमें भी मेंटल के ऊपर भी जो दबाव भी पड़ सकता है सर। और वो बहुत अच्छे आपने बताया, जो फिल्म का एक उदाहरण दिया कि तारे जमीन पर, ऐसा भी बहुत अच्छा लगा सर। ऐसा लगता है एक लेक्चर के लिए कितना प्रिपेयर होना पड़ता है। बहुत अच्छा लगा सर। आपको और अरविंद सर को बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रणाम सर। हाँ, और मुझे कहना है कि कफ स्तन्य दृष्टि बताया, बहुत अच्छा बताया, लेकिन बच्चे का बाल्यावस्था तो कफ का ही है। और इसमें हम लोग अष्ट शीर दोष भी बोल सकते हैं। माता का स्तन्य दृष्टि वात से, पित्त से, कफ से और भी कारणों से हो सकता है। शीर दोष भी कारण हो सकता है। शुक्र शोणित का वो भी हो सकता है। गर्भ के समय में जो पंचमे मनः षष्ठी बुद्धि जो बोला है, उस टाइम पे माता बहुत गुस्सा कर रही है, क्रोध कर रही है, या दिन में सो रही है बहुत ज्यादा, कफ कर आहार विहार कर रही है, वो भी कारण हो सकता है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आत्मा का खुद का भी कुछ ऐसा चीज होता है कि उसको इस जीवन में ऐसा लाइफ मिलेगा, उसके खुद के भी कर्म विपाक होते हैं। बहुत सारे कारण होते हैं जो हमें ढूंढ के निकालना होता है। कुछ चीजें हमें पता चलती है, कुछ चीजें नहीं पता चलती। तो जो मेंटल रिटार्डेशन है, इसको संस्कृत में बोलते हैं मंद बुद्धित्व। तो अल्प ज्ञाने च, मतलब बच्चा जो है वो मूर्ख की तरह है, बेवकूफ की तरह है। उसका इंटेलिजेंस जो है बहुत लो है, और उसका बोलने का जो लैंग्वेज है या फिर इंटेलिजेंस है वो एक लिमिटेड है। उससे ज्यादा वो बढ़ नहीं पा रहा है, इसलिए रिटार्डेशन, मतलब वो स्लो हो गया है, प्रोसेस रिटार्ड हो गया है। तो मंद बुद्धित्व जो है, इसको आचार्य लोगों ने जो 20 ये जो बताया 20 कफज नानात्मक व्याधि, उसके अंदर डाला है मंद बुद्धित्व। तो वो कफ का उसमें आवरण रहता है। और क्यों रहता है? तो मनोदोष जो है उसमें तम का आवरण बहुत ज्यादा रहता है। मन के जो दोष है रज और तम में तम का आवरण ज्यादा रहता है। और इसमें वायु देखें तो प्राण वायु, क्योंकि वो सारे प्राणो अर्थ मुर्दगा मुर्दगा, तो चित्त हृदयेंद्र इंद्रिय, हृदयेंद्रिय चित्त दृक, ऐसे जो बोलते हैं ना, तो चित्त को मन को ये कौन कर रहा है? तो प्राण वायु कर रहा है। तो प्राण वायु जो है वो अपने सेंसरी नर्व और वो अपना पूरा सेंस ऑर्गन्स, मोटर स्किल्ड, ये सब में कहीं ना कहीं वो दूषित हुआ है। उसी तरह से उदान वायु है, उदानों बलम उच्यते, उरा कंठचरो बुद्धि, उरा कंठचरो क्या बोला है? उरा कंठचरो, मैं भूल रहा हूँ, उरा कंठचरो हृदयेंद्र मैं भूल रहा हूँ, आप बोलिए सर। नाभि नाभि उरा कंठे वाक आशा प्रवृत्ति नाभि गलांशरे वाक प्रवृत्ति प्रयत्न ऊर्जा बल वर्ण बलवान। अधिकार में। अच्छा, हाँ, हाँ, यस। तो वाक प्रवृत्ति उसकी अच्छी नहीं हो रही है। तो ये उदान वायु का है। और व्यान वायु, व्यान वायु है साधक पित्त है, अवलंबक कफ है, हृदय स्थित जो मन है, और ओज है, इन सब का उसमें कहीं ना कहीं वहां प्रभाव पड़ा है। पूरा कंठचरो हृदयेंद्र बुद्धि नासा नाभि गलाशय वाक प्रवृत्ति प्रयत्नों जब बलवर्ण सुनते क्या, कुछ लोग थोड़ा गड़बड़ा रहे, उसके लिए सॉरी, माफ करिए। और यहाँ पे कफ देखे तो तर्पक कफ जो है वह बहुत ज्यादा विकृत रूप से हो गया है, स्त्यान तर्पक कफ संचित हो गया है, और वह स्त्रोतोरोध कर रहा है, मनोवत स्त्रोतस और संज्ञावत स्त्रोतस। और जो उन्माद अपस्मार में जो आवरण बताया है, स्त्रोतोरोध बताया है, वैसा संज्ञावत स्त्रोतस और प्राणवत स्त्रोतस में अवरोध होता है। इसी तरह से धातुओं में देखेंगे तो रक्त धातु और सारे धातु, मज्जा धातु भी है, शुक्र भी है,
सारे धातुओं का इसमें ये इन्वॉल्वमेंट है। इसी तरह से मनोवा और सर्वस्त्रोतस इसमें इन्वॉल्व है। और अग्नि इसमें विषम होता है, कभी तेज भूख लगती है कभी नहीं लगती है, या मंदाग्नि रहती है। और इसमें अल्प व्यक्त लक्षण पूर्व रूप में रहते हैं। रूप में मानसिक चेष्टा हानि, भय, क्रोध बहुत ज्यादा रहता है। क्रोध भी आता है बच्चे को, भय भी रहता है, एंग्जाइटी प्रॉब्लम भी रहते हैं। रोग मार्ग देखेंगे तो मध्यम रोग मार्ग है, क्योंकि मर्मास्थि संधि जो है मर्म में भी हो रहा है, मस्तिष्क एक मर्म है, वहां पे भी इसका आघात हो रहा है। तो आयुर्वेद में हम लोग मेंटल डिजीज के अंडर में लाते हैं साइकोसोमेटिक डिजीज, शारीरिक और मानसिक रूप से इसका ग्रोथ नहीं हुआ है। तो इसमें आयुर्वेद में बोला गया है कि माता पिता को या सबको सदवृत्त का पालन करना चाहिए। सदवृत्त करने और मेध्य रसायन जो है उनका प्रयोग करना चाहिए। और आयुर्वेद में लेहन संस्कार बताया है। काश्यप संहिता में लेह अध्याय बताया है, उसमें अलग अलग तरह के लेह बताए हैं, जैसे ब्राह्मी है, वचा है, शंख पुष्पी है, मंडूकपर्णी है। ये सारी दवाइयां मेध्य होती हैं। ऐंद्री है, शतवीर्य है, दुर्वा है, ये सब मेध्य बताई हैं, उनका प्रयोग करने के लिए बोला है। और दूसरा क्या है, हर बच्चे को देना चाहिए ऐसे बोला गया है। गर्भ गर्भ संस्कार से लेके गर्भधान तक हर चीज, और पूरा 9 महीने मासानुमासी औषधियां, और उसके बाद में प्रसूता को जो रखा जाता है सूतिकागार में, वहां पर भी शुद्धि रखने के लिए बोला गया है। तो वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, महत्व रखता है। और बिफोर कंसेप्शन हम लोग बोलते हैं कि सेम गोत्र में शादी नहीं करना है। तो आप लोग बोलेंगे मुस्लिम लोग तो उनको कुछ नहीं होता है, तो उनके लिए ये नियम नहीं है, क्योंकि उनका जीन्स में थोड़ा अलग चीजें हैं। हमारा जो हिंदू धर्म है उसमें अलग जीन्स है। तो हम लोग भाई बहन से शादी करेंगे तो ये प्रॉब्लम पाया जाता है, क्योंकि इंडिया का जो क्रोमोसोम और जीन्स है इंडियन लोगों का, जो हिंदू लोग हैं उनमें ये चीजें पाई जाती है कि उनको ज्यादा ये होने की विकृति होती है एक ही फैमिली में शादी किया तो। लेकिन मुस्लिम लोग जो हैं वो लोग शायद बाहर से हैं, उनमें जेनेटिक कुछ म्यूटेशंस हुए हैं, तो उनमें ये ऐसा नहीं पाया जाता है। जहाँ म्यूटेशन हो रहे हैं और नॉर्मल हो रहे हैं उनमें एबनॉर्मल मेंटल रिटार्डेशन वगैरह ये चीजें नहीं पाई जाती है। कुछ चीजें ऐसी रहती हैं कि दूसरे अगर जीन से अगर संतान पैदा हो रही है कुछ अलग जगह से, तो ओजस्वी तेजस्वी होती है। मतलब इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इंटरकास्ट शादी करने के लिए मैं प्रमोट कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा पाया गया कि जो पांडव थे वो लोग भी बहुत दिव्य थे। तो इस पे एक साइंटिफिकली ये है कि जहां पर भी दो अलग अलग तरह के जीन्स आते हैं, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस थे, उनकी बेटी जो है वो जर्मन है, तो उनकी बेटी कितनी ओजस्वी तेजस्वी है। तो मतलब कुछ ऐसा भी रहता है। तो मतलब अतुल्य गोत्रीय, मतलब सेम गोत्र में भाई बहन से या सेम गोत्र वालों से शादी नहीं करना चाहिए। इसका जो नियम है साइंटिफिकली उसको हमें सोचना चाहिए। दूसरा, प्रेगनेंसी के टाइम में जो गर्भोपकातघर भाव है उसको हमें दूर रखना है, ऐसा चरकाचार्य जी बोलते हैं। खाने पीने का, आहार विहार का, और कोई भी मेंटल और या फिजिकल ट्रॉमा नहीं लगना चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए। अब नहीं तो एबॉर्शन हो जाए, साइकोसोमेटिक डिजीजेस हो जाएंगे। ज्यादा सोने भी नहीं है, हर महीने में उसका ध्यान रखना है। और कोई प्रेगनेंसी में बहुत अल्कोहल पी रही है, बहुत बीड़ी सिगरेट पी रही है, और बहुत लड़ाई झगड़े वाला चीजें देख रही हैं, तो उनके संतान को पुअर मेमोरी होगा, हाइपर एक्टिवेटेड रहेंगे, एडीएचडी वाले बच्चे जो रहते हैं, तो वो हो सकते हैं, या फिर मेंटल रिटार्डेड हो सकते हैं। तो ऐसे में हमें ये देखना है। और जो दौर्हिदिनी जो बोला है, दौर्हिद अवस्था जो रहती है उस टाइम पे ओज जो है, दो हृदय रहता है माता का, तो ओज जो है 8वें महीने में कभी माता के हृदय में जाता है ओज, कभी बच्चे के उसमें जाता है। और बच्चे माँ को कुछ इच्छाएं होती हैं जो बच्चा मांगते हैं, कि आइसक्रीम खाना है, इमली खाना है, कुछ अलग चीजें खानी है, मिठाई खाना है। तो वो इच्छाओं को कभी भी रोकना नहीं है। नहीं तो क्या होगा कि अगर रोक दिया तो बच्चा कुब्ज होगा, खंज होगा, जड़ होगा। और आप्त वचन है ये, आप्त वचन को हमने वैसे ही शब्द प्रमाण मान के हमने वैसे का वैसा स्वीकार किया है। कुछ चीजें प्रत्यक्ष में रहती हैं, कुछ अनुमान से लगता है, कुछ उपमान से पता चलता है। लेकिन आप्त वचन जो है वो रज और तम से निर्मुक्त जो लोगों ने कहा है, और वो त्रिकालदर्शी थे, तो वो एक बात सच रहती है। दूसरा है कि डिलीवरी के बाद जब सेकंड स्टेज ऑफ लेबर रहता है, तो सुश्रुत ने कहा है कि वो किस तरह से बच्चा
आर है तो बेयरिंग डाउन जो रहता है, और जब जैसे जैसे खुलते जाता है बच्चा आर है, उस टाइम पे भी बहुत ज्यादा प्रवाहन नहीं करना है। अगर प्रवाहन करेंगे या आसन्न प्रसव ऐसे होगा तो उसके वजह से कंजेनेटल एबनॉर्मलिटीज होगी, फोर्सअप डिलीवरी हो रहा है, या फिर बर्थ एस्फेक्सिया हो रहा है, या बच्चा रो नहीं रहा है, या फिर कुछ ना कुछ ऐसे हो रहा है प्रॉब्लम, उसके वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। और दूसरा है कि नियोनेटल पीरियड जो होता है जात कर्म संस्कार के बाद का, जात कर्म और जात मात्रा, ऐसा जब दो शब्द बोला है, तो जात कर्म संस्कार जो रहता है वो जब सांस लेने लगता है बच्चा, तब जात कर्म किया जाता है। तो उसको भी ध्यान देना बहुत जरूरी है कि कफ को निकाल देना है, बच्चे का पीठ को थपथपाना है, दो पत्थर को ऐसे चटकाना है कि बच्चे के पास कान तक जाए, उसका जो कान का हियरिंग वाला है वो थोड़ा जागृत हो। अगर कान से सुनाई देगा तो बच्चा रोएगा भी, और उसके ब्रेन में फिर सिग्नल जाएगा, फिर रिफ्लेक्सेस आएंगे उसके, उसका बहुत वो रहता है। और उसके बाद मधु घृत और स्वर्ण को हम लोग अनइक्वल प्रोपोर्शन में, मतलब मधु और घृत विषम मात्रा में हम लोग देते हैं। और कुछ वैदिक मंत्र कान में बोला जाता है जो मेधा और बल को बढ़ाता है। तो इसका मतलब यह है कि जात कर्म करते हैं तो वह बच्चे का बुद्धिमत्ता को बढ़ाते हैं, बुद्धिमत्ता को बढ़ाते हैं तो वो बहुत अच्छा फायदा करता है। और जो बच्चा ने तुरंत जन्म लिया है तो उसको प्रोटेक्शन देने के लिए भी पहले के जमाने में वैक्सीनेशन नहीं करते थे, तो उस टाइम पे लेहन संस्कार होता था, और माता को भी योनि धूपन, योनि धावन और ये सब किया जाता था सूतिकागार में खासकर, तो इन्फेक्शन वगैरह नहीं होता था। तो बच्चे को कोशिश किया जाता था कि जो प्राण प्रत्यागम है बच्चे का जन्म लेने के बाद वो अच्छे से हो, बच्चा फिर माता का दूध पी रहा है तो वो अच्छे से हो। तो उसको हम लोग धूम्रपान कर्म ऐसे बोलते थे, और रक्षा कर्म ऐसा करते थे, फिर उसके बाद में चूड़ा कर्म करते थे, अलग अलग संस्कार होते थे। वो सब करने से क्या होता है कि आयु, मेधा और स्मृति बढ़ता है। चलिए आप लोग कुछ बोलिए फिर मैं बोलूंगा। अभी तो मैंने ऐसे ही बताया, अभी मैं चिकित्सा भी बताऊंगा। चलिए डॉक्टर महाजन सर आप कुछ बोलना चाहेंगे? डॉक्टर अरविंद सर आप कुछ बोलना चाहेंगे, बोलिए प्लीज। हाँ सर, ये जितेंद्र कुमार भंजा ने भी बहुत बढ़िया बताया, जो प्रेगनेंसी के दौरान जो होता है, और आप भी सर बहुत अच्छा बताया कि अतुल गोत्रीय व्यवहार जो होता है ये बहुत बड़ा कारण होता है। क्योंकि जो भी जीन्स का इफेक्ट तो कहीं ना कहीं है, और जो आचार्यों ने पहले से ही बता दिया गया है, इसीलिए उन्होंने अतुल गोत्रीय विवाह को मना किया है। अतुल्य गोत्रीय क्यों? बोला है सर, तुल्य बोला है, गोत्रीय। सॉरी, मैं बोला है, मतलब हाँ दूसरे तुल्य गोत्र में गोत्रीय, करना है। सेम गोत्र में हाँ, नहीं होता। हाँ, मतलब दूसरे गोत्र में करना है। तो वो कहीं ना कहीं जीन्स जा रहे हैं ना, एक गोत्र से दूसरे गोत्र में जा रहे हैं ना, तो वो अगर सेम गोत्र में रहेगा तो वो फ्लरिश कर जाता है। तो उसकी वजह से जैसे बच्चों में ये, इन तरह के बच्चों में मानसिक चेष्टा हानि आ रही है, मतलब क्लियर कट जो है, मानसिक ग्रेस्पिंग पावर नहीं है ऐसे बच्चों में, मतलब मंद बुद्धि के साथ साथ ग्रेस्पिंग पावर नहीं है। और क्या कहते हैं, वो जो है वो, उसकी वजह से उसमें इरिटेशन बिहेवियर हो जाता है, और बच्चा जो है बहुत ज्यादा इग्नोर करता है, मतलब। तो उसमें जैसे जो चिकित्सा की तरफ अगर हम लोग निकलते हैं, तो स्वर्ण प्राशन सरकार जो है, स्वर्ण घत बचा, और कुष्ठ का, स्वर्ण का, घृत का बचा, और कुष्ठ का जो है स्वर्ण बिंदु वगैरह, जो है जो आचार्यों ने, शारंग धर्म ने बोला है कि आपने हर महीने में पुष्य नक्षत्र में देना चाहिए, जो इस तरीके के बच्चे होते हैं। इसके अलावा कल्याणक है, कषाय, रजन्य आदि चूर्ण, और पंच अरविंद, इसमें भी उन्होंने एक चीज बोली है कि ये आपको, और आजकल तो हम लोग के उसमें बहुत सारी दवाइयाँ अच्छी अच्छी आ गई हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को उसके ब्रेन एक्सेस पे, ब्रेन पे काम करना है, क्योंकि न्यूरॉन्स वहां पे डेवलप नहीं है। तो न्यूरॉन्स में कफ की वजह से, आवरण की वजह से जो गैस्पिंग रहती है वो नहीं है। और ऐसे में बच्चों का साइज भी, हेड का साइज भी थोड़ा सा बढ़ जाता है। और आंखों का जो है वो नहीं मिलाता है, वो नजर से नजर नहीं मिलाता है। तो और सलाइवेशन भी कई बार होता रहता है, और
ये एपिटाइट तो sluggish रहती है। तो इस तरीके से तो जो सिम्टम आते हैं सर वो रहते हैं सर। ओके सर। हाँ, और दूसरा क्या है ना कि इसमें कॉग्निटिव फंक्शंस, ग्रास्पिंग पावर, स्किल डेवलपमेंट, स्किल किसका, कम्युनिकेशन का, और उसका बच्चे को भी खुद समझ आना, बिहेवियरल चेंजेस, ये सब चीजें रिटार्ड हो जाती है, मतलब स्लो रहती है बहुत ज्यादा, वो एकदम नॉर्मल के तरह नहीं रहती हैं। तो इसके लिए हम लोग मेध्य दवाइयां देते हैं, जैसे यष्टि मधु है, 3-3 ग्राम दूध के साथ खाने के बाद देते हैं। फिर शंख पुष्पी चूर्ण है, रजन्यादि चूर्ण है। मानस मित्र गुटिका जो है बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि वो मन को खुश कर देता है। मानस मित्र मन पे काम करता है, मन अगर अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। उस जैसे पंचारविंदम, गोरोचनादि वटी देते हैं। उसी तरह से महापंचगव्य घृत जो है, वो मानसिक रोगों के लिए, जो उन्माद अपस्मार में होता है, वो बहुत अच्छा काम करता है। 2 से 5 ग्राम अग्नि को बढ़ा के दीपन पाच। और क्या है कि कहीं ना कहीं हमें पित्त धरा कला को अच्छा करना है। यह है पित्त धरा कला साहेब मज्जा धरा कला। पित्त धरा कला में ही मज्जा के सेल्स तैयार होते हैं, तो हमें पित्त धरा कला को अच्छा करना है बच्चे का। इसी तरह से कल्याण घृत देना है, ब्राह्मी घृत देना है, चेतस घृत देना है। इसी तरह से वाग्भट ने तो 4 चीजें बताई हैं जो बच्चे का मेधा, बल और वर्ण को बढ़ाता है। पहला बताया कि स्वर्ण को घी, वचा और कुष्ठ वनस्पति के साथ देना। दूसरा, मत्स्याक्षी, स्वर्ण, वचा, घृत और मधु देना है। तीसरा बताया कि अर्क पुष्पी, घृत, स्वर्ण, वचा और मधु। चौथा बताया स्वर्ण भस्म, कैदर्य, श्वेत दुर्वा, घृत और मधु। घृत और मधु को विषम मात्रा में देना है, तो इससे बहुत अच्छा फायदा होता है। कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा है कि मधु और घृत जो है वो एक तरह से विषवत रहता है। तो हम जब विष का जैसा दे रहे हैं तो वो ओक साथ में होता है, तो बच्चे के बॉडी में एंटीबॉडीज तैयार करता है कि कोई भी वायरस बैक्टीरिया है ना, वो उसको तुरंत मारे। मतलब समान मात्रा में देने के लिए कुछ मत अंतर है, बॉडी में इतना इम्यूनिटी बढ़ा देता है अगर सम मात्रा में दे। कुछ का मत है कि विषम मात्रा में ही देना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि कंटिन्यू हम प्रैक्टिस करते हैं, और हमारे सर बताते हैं कि राम रक्षा स्तोत्र रोज अगर बोला जाए बच्चे के सामने, तो बच्चे का दिमाग बहुत अच्छा ग्रोथ करता है। ऊपर से जो षट चक्र हैं, तो हठ योग संग्रह में और ग्रंथों में, हठ योग प्रदीपिका में ऐसा बोला है कि जैसे मूलाधार चक्र है उसके एक देवता है, उसके बाद में नाभि में जो स्वाधिष्ठान चक्र है उसमें एक देवता है। तो वो देवता को जो प्रिय है, जैसे गणेश जी को प्रिय है दुर्वा है, तो वहां पे अगर हमने दुर्वा का दिया तो बच्चे का ग्रोथ होगा। मतलब एक एक चक्र पे जो देवता है उनको प्रिय, जो विष्णु भगवान को तुलसी पसंद है, तो हमें हर महीने में ये हर चक्र पे काम करने वाली मेडिसिन जो है, वनस्पतियां देंगे, तो बच्चे का इंटेलेक्चुअल अच्छा होता है। तो इस तरह से पीपल का पत्ता जो है उसका पत्तल बना के संडे को सारस्वत चूर्ण, दही और घी के साथ देना है, उससे भी बहुत अच्छा फायदा होता है। और इसमें और बताया है कि जीवन ज्योतिषमती तेल है, ब्राह्मी तेल है, वचा तेल है, ये सबका नस से देना है, पूर्ण बॉडी में अभ्यंग करना है, ज्योतिषमती तेल, ब्राह्मी तेल, वचा तेल से बदल बदल के। फिर द्राक्षादि लेहम, च्यवन प्राशव लेहम, कुष्मांड लेहम, ये सब देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। आप लोग का कुछ मत है तो बताइए प्लीज। पंचामृत लौह गुगुल, स्मृति सागर रस, ये सब देते बहुत अच्छा फायदा होता है। रौप्य भस्म है, अबरक भस्म है, ये हम बदल बदल के देते हैं, तो बच्चे का ग्रोथ का डेवलपमेंट हो जाता है। स्वर्ण मालिनी वसंत है। फिर कुमार कल्याण रस बहुत अच्छा है, इस पे काम करता है। अरविंद दासव है, वो बहुत अच्छा काम करता है। बोलिए जितेंद्र जी, आप कुछ बोलिए प्लीज। हाँ सर, बहुत हाँ। अच्छा बताया आपने दवाई, बहुत अच्छा। और वो भी हम भी इसी दवाई का ही प्रयोग करते हैं जो सरे आपने बोला। जो हमारा जो मानस मित्र गुटिका, ब्राह्मी बट्टी और वो जो महाचेतस घृत, ये सब बहुत अच्छा काम करता है। और बागभट में जो भी बताया आपने, लिखा है, उसको हम अब प्रयोग करेंगे। और वो हमारा चरक में भी जो मेध्य रसायन बताया गया है, मंडूकपर्णी सरस प्रयुज्य क्षीरेण जष्टि मधुकस्य चूर्णम रस गुरुच्यास्तु सहमूल्य पुष्प्या कल्क प्रयोजतु खलु शंख पुष्प्या आयु प्रदायिनी अमय नाशनानि बलवर्ण अग्नि स्वरवर्धनानि
मेध्यानि चैतानि रसायनानि मेध्या विशेषण खड़ुशंख पुष्पी। वो भी बहुत, वो मेध्या रसायन भी हम जब प्रयोग करेंगे वो भी बहुत अच्छा काम करता है। उसके साथ भी जो आपने बताया ज्योतिषमती तेल का जो नस्य, ये बहुत अच्छा सर काम भी करता है। जो भी बड़े लोग में भी जिसको भी मेंटली वो रिटायर्ड रहते हैं, हमने मानस मित्र गुटिका और ज्योतिषमती का नस्य भी बहुत अच्छा काम करता है। बहुत अच्छा सर, आपने बहुत सारी दवाई बता दिया, हम डे टू डे प्रैक्टिस में उसे ऐड करेंगे सर। थैंक यू सर। और पुणे में एक नानल परंपरा है, तो वो लोग क्या करते थे, मतलब अभी भी करते हैं, वो लोग बचा जो वनस्पति है ना, उसमें स्वर्ण का ऐसे जो ये होता है ना, शलाका टाइप, वो ऐसे डाल देते हैं, तार, स्वर्ण का तार टाइप डाल देते हैं, तो वो ना उसमें अपने आप एब्जॉर्ब हो जाता है, और वो बच्चा को सुखा के उसका प्रयोग करते हैं। तो इतना बढ़िया काम करते हैं ना, स्वर्ण बचादी योग करके आता है उन लोग का, इतना बढ़िया काम करता है, और वो पूरा गल जाता है में। अगर लगा के रखे ना, वनस्पति में लगा देते हैं स्वर्ण, तो वो कुछ दिन बाद गल जाता है, उसमें ही लगा लगा, फिर उसको सुखा के और उसका चूर्ण देते हैं, बहुत अच्छा काम होता है। तो स्वर्ण वचादि योग है। फिर उसके बाद में मांस्यादि कषाय है, मन पे बहुत अच्छा काम करता है। फिर जटा मानसी, मतलब मांस्यादि कषाय हो गया। और दूसरा क्या है कि ब्राह्मी वटी है, बहुत अच्छा माइंड पे काम करता है। ब्राह्मी घृत है, ब्राह्मी प्राश है। ब्राह्मी तो मेद देवता है, बहुत ही अच्छा श्रेष्ठ। पंचगव्य तो बहुत ही अच्छा काम करता है, और एक दिन में नहीं काम होगा, बहुत टाइम लगेगा। अभी जैसे भोसले सर हैं, वो बता रहे थे, अभी हैं गणेश भोसले सर, वो एक बच्चे को ऐसे प्रॉब्लम है, तो वो टिक क्षीर बस्ती और ब्राह्मी तेल, अलग अलग तेलों का बस्ती दे रहे हैं, तो उससे बहुत अच्छा फायदा हो रहा है। और एक डॉक्टर मंजूनाथ जी हैं, उनके एक पेशेंट को नेक होल्डिंग नहीं था, तो वो भी कर रहे हैं, तो 3-4 महीना में बहुत अच्छा फायदा हुआ है। तो ऐसा बच्चे ठीक हो जाते हैं। अब वो हमें देखना पड़ेगा कि सेरेब्रल पाल्सी है क्या, डाउन सिंड्रोम है क्या, या फिर एडीएचडी का बच्चा है क्या, मेंटल रिटार्डेशन का क्या है, मेनिंजियल फीवर हुआ था क्या, टॉक्सोप्लाज्मोसिस हुआ है क्या, क्या है कारण, उसके हिसाब से चिकित्सा थोड़ा थोड़ा अलग होती है। चलिए, कभी कभी अगत द्रव्यों का भी प्रयोग करना पड़ता है। हाँ वीना मैडम बताइए। ऑटिज्म में भी हम यही चिकित्सा देंगे क्या? हाँ, ऑटिज्म में भी यही देंगे। उसमें सिद्ध मकर ध्वज, सारस्वत चूर्ण, फिर स्वर्ण भस्म। आज का सेशन बहुत अच्छा हो रहा है सर, और आपके बराबर अरविंद नाम के लोग बहुत होशियार होते हैं शायद। और हमारे भांजा जी भी कितना अच्छा आज बोल रहे हैं, म्हणजे ऐकावं, सुनते ही रहो ऐसा लग रहा है। बहुत अच्छा बोल रहे हैं भांजा जी आज। आज हाँ सही बात है मैम। जितेंद्र कुमार भांजा का जो मैंने श्लोक सुना बहुत अच्छा लगा। मैं तो कहाँ से निकाल के लाए हैं, बहुत बढ़िया लगा, अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा। यस। अभी आप लोग ये देखिएगा कि आगे आने वाले सत्र जो रहेंगे ना, और भी अच्छा होगा। अभी मैं क्रॉनिक रीनल फेलियर पे पूरे लेक्चर सीरीज बना रहा हूँ, तो मैं उसमें जो मूत्र स्त्रोतस क्या है, वृक्क क्या है, फिर उसके बाद में मूत्र उत्पत्ति कैसे होती है, फिर वो फेलियर कैसे होता है, आयुर्वेद का क्या दृष्टिकोण है, फिर चिकित्सा, ऐसे करके मैं एक सीरीज बना रहा हूँ अभी। आप लोग जुड़े रहिए, तो आप लोग को कुछ नया नया और सीखने को मिलेगा अपने सर। परिचर्या का भी बहुत ज्यादा उपयोग होता है सर ना, किसका? गर्भिणी परिचर्या हाँ, और गर्भ, स्वस्थ वृत्त के नियम, हमारे हाँ। बीज दोष कम करने के लिए, और उत्तम और क्या है ना, हमारे सर ये बोलते हैं कि जब हम बच्चों को ये संस्कार देते हैं ना कि आप भगवान के नमस्कार करो, हाँ, तो वो भी एक संस्कार है, उसमें भगवान खुश हो रहे हैं कि नहीं पता नहीं, लेकिन वो घर में जब ऐसा वातावरण रहता है कि तुलसी की परिक्रमा करना है, दिया जलाना है, तो ये माँ जो कर रही है वो बच्चे पे भी उसका इफेक्ट आता है, तो ये होना चाहिए। मतलब सर वटवृक्ष तीन को प्रदक्षिणा करना। हाँ। तीन चीजों पे सर हाईलाइट करूंगा मैं सर इसमें। जैसे आपने बोला स्वर्ण बिंदु, स्वर्ण प्रशंसन का, जैसे वो बच्चा के साथ में, तो हाँ, मतलब स्वर्ण घृत बच्चा और कुष्ठ वगैरह का। नंबर एक। नंबर दो जो है, संडे के दिन बरगद के पेड़ के जाना है, और वो उसमें वहां पे पीपल सरसत चूर्ण डाल पीपल के, पीपल। पीपल के पेड़ में हाँ, सर संडे को। लेकिन कई लोग कहते हैं कि तोड़ा नहीं जाता है। तोड़ना मतलब हम क्या प्रार्थना करके ले रहे हैं ना, चिकित्सा के लिए। अच्छा। और क्या है, पीपल का पेड़ क्यों है, क्योंकि अश्वत्थ वृक्ष है। अश्वत्थ में लगातार बहुत सालों का हो। यस हाँ, यस। और पेड़ों में मैं अश्वत्थ हूँ ऐसे बोलते हैं। और उन्होंने जो बताया है ये संसार पूरा,
उल्टा अश्वत्थ का वृक्ष ऐसे करके बताया। और अग्नि देवता जो है वो घोड़े का रूप धारण करके पीपल के पेड़ में छुप गए थे। तो वहां पे पीपल जो है ना, उसमें अग्नि बढ़ाने की शक्ति होती है, मेधा की अग्नि, इसलिए पीपल का पत्ता बोला है वहां पे। लेकिन सर बरगद का जो दूध चीक निकलता है उसको भी तो बताशे में रख के दिया, वो भी तो सब हाँ धातु वर्धक होता है, शुक्र पे काम हाँ करेगा ना। हाँ, वो वो भी तो तो रसायन शुक्र है। उसमें बताशा रख के दिया जा सकता है। हाँ बराबर, आपने सही बताया। एक चीज और रह गया, पंचगव्य घृत, ये स्वर्ण सारस्वतारिष्ट। हाँ स्वर्ण सरसों होता है इसका। सारस्वतारिष्ट रह गया, बचा चूर्ण और अष्ट चूर्ण, अष्टवर्ग के चूर्ण, रजन्यादि चूर्ण, और इंदुकांत कषाय दे सकते हैं। क्योंकि हम कफ का अगर सोच रहे हैं तो इंदुकांत कषाय है। फिर अगर बात दुकान करें तो घृत भी जोड़ सकते हैं सर, दुकान हाँ, कफ पित्त पे दोनों काम करे। और क्या मेंटल रिटार्डेशन है तो घी का प्रयोग जरूर करना है दीपन पाचन में, क्योंकि घी खुद ही ये मेद्य पता है, मेद्य औषधियों से सिद्ध घृत का प्रयोग करना है। वात हर चिकित्सा करना है, और सर्वांग वात की भी अभ्यंग वगैरह करना है, बहुत अच्छा फायदा होता है। और दूसरा क्या है कि कल्याणक कषाय या कल्याणक घृत का प्रयोग करें, बहुत अच्छा फायदा होता है। बाकी आप बताइए सर। एक सर और जमदग्नि सर के लेक्चर में था कि ऐसे बच्चों का पीठ में आरती, उसमें जो है खीर की और कपूर रख के उसकी पीछे से आरती करनी है। तो बच्चा जब पीछे से आग को देखता है, आग को जब देखता है पीछे से उसका, तो वो आग से उसका तेज की वृद्धि होती है। और तेज मतलब पित्त धरा कला, मतलब मज्जा धरा कला, मतलब उसकी मज्जा पुष्ट होती है, तो वो बच्चा आई टू आई कांटेक्ट करना शुरू कर देता है। तो ये कंसेप्ट बहुत ही बढ़िया लगा था कि पीछे से आरती करनी है उसकी, और कपूर और खीर रखे, तो जो दोष होते हैं, विषाणु वगैरह होते हैं, वो उस खीर की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, और बच्चे का जो ग्रह बाधा होती है वो भी खत्म हो जाती है। और उसका जो है पित्त धरा कला वो पुष्ट हो जाती है, जिसकी वजह से मज्जा धरा कला पुष्ट होने की वजह से मांस ब्रेन पे मतलब अच्छा इफेक्ट आता है। बस सर ये बोलना था और मुझे। एक परंपरा भी थी कि अगर पहले पहले के जमाने में बेटी के बाद जब बेटा होता था तो वो बेटी का ना पीठ का पूजा होता था। पहले के जमाने में अंधविश्वास था कि क्या, कि दिया से पूजा होता था, तो वो लड़की इंटेलिजेंट होती थी, लेकिन ऐसा सोचा जाता था कि पीठ की पूजा किया ना, कि वो लड़की ने अपने भाई को बुलाया तो फिर वो भाई पे कोई संकट नहीं आएंगे, सारे संकट जो है वो नष्ट हो जाएंगे। ऐसे पूजा किया जाता था, पीठ पूजा। हाँ, और बताइए आप लोग नहीं तो कुछ। ये सर कंसेप्ट है, इसमें वायरस का लोड कम होता है। अब जैसे हम लोग सूर्य नमस्कार, सूर्य अर्चना करते हैं, तो वो बोला गया कि सूर्य आग के बीच में से आपका कर रहा है, तो वो सूर्य के जो है दोष को कम कर रहा है। बताइए, हम नीचे बैठे हुए छोटे से लोग सूर्य के दोष को कम कर रहे हैं, सूर्य का आमरण ठीक कर रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं है सर, ये आरती कर रहे हैं तो आरती, और वो उसमें भी खीर रख के कर रहे हैं, तो वो वायरस उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं ना, तो वो अपने आप ही आवरण कम हो जाता है और दोष फ्री हो जाता है पेशेंट। तो ये इसका इफेक्ट आता है। जो भी इस तरीके के पेशेंट हैं उसमें मंदिर में ले जाके है, मंदिर में ले जाके आरती की जाती है, मंदिर में जाके देखिए पॉजिटिविटी मिलती है। तो ये सब कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा रोल है सर। और क्या है कि पहले ना जब ग्रह बाधा हो जाती थी बहुत ज्यादा बच्चों में, या बच्चों ऐसे होते, तो ना ये किया जाता था, बलि दिया जाता था बकरे का, भैंसे का। तो वो क्या होता था, खून के प्रिय रहते हैं वो लोग, बैक्टीरिया वायरस, तो वो ना सब दूषित जितना भी वातावरण है शुद्ध हो जाता था, इसलिए बलि दिया जाता था पहले। उसका भी इफेक्ट होता है कुछ ना कुछ। वच्छा का एक एक बार फिर से नानल परंपरा का पैनल परंपरा में क्या करते हैं ना, कि बच्चा का जो पौधा होता है हाँ उसमें स्वर्ण का जो ऐसे तार होता है ना, वो घुसा हाँ देते हैं। तो हम्म वो जो पड़ता है ना, वो बच्चा डिजोल्व हो जाता है उसमें। फिर वो बच्चा का पेड़ है ना, उसको पंचांग को ऐसे तोड़ के कूट के सुखा के, और उसका प्रयोग मधु के साथ घृत के साथ देते हैं। तो स्वर्ण जारित बच्चा, ऐसे जो बोलेंगे ना, नेचुरल हाँ। वे में एब्जॉर्ब हो गया है। वो तार अगर मिलती नहीं क्या उसमें नहीं नहीं, वो? पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है वो। हाँ हाँ, अच्छा। ऐसा नहीं अगर होता हम लोग कि क्या। स्वर्ण भस्म में अगर स्वर्ण भस्म, बच्चा चूर्ण में स्वर्ण भस्म डाल दें, उसका बना दें पाउडर। हाँ वो भी अच्छा है। और वो श्रुति निगम मैडम थी ना, वो तो बोलती थी स्वर्ण प्राशन बनाते टाइम हाँ, तीन उनका तो मिनट बहुत ही तक बढ़िया होना है। कंसेप्ट था। हाँ उन्होंने श्रुति तो स्वर्ण निगम। प्राशन कोविड के दौरान बहुत दिया था उन्होंने। हाँ, और वो लव कुश निगम जी भी थे। हाँ, लव कुश निगम जी सर ये। हाँ
उस समय तो आपके लेक्चर बहुत बूस्ट होते थे सर, बहुत जबरदस्त आपका चल रहा था उसमें। चलिए मैं आज आज भी है, लेकिन आज लोग बाग बोलने वाले बहुत कम है। अभी कभी 4-5 लोग ही बोलते हैं। उस समय तो सब लोग बोलने में लगे रहते थे सर। हाँ, उस टाइम पे एक कंपटीशन होता था कि हम भी बोलेंगे, हम भी बोलेंगे, फिर लड़ाई भी होता था। हाँ, ठीक है ना, जैसा चल रहा है चल तो रहा है ना, चलना जरूरी है। आपका ज्ञान जरूरी है सर, आपका ज्ञान ज्ञान लगातार मिलता रहेगा तो पवित्र हो जाती है आत्मा सर। कुष्मांड ज्ञान जो का। है ना, हाँ सर, बोलिए बोलिए सर। हाँ, कुष्मांड का भी सब बहुत बढ़िया। ये अमृत प्राश घृत सर, अमृत प्राश और घृत और नरसिंह रसायन, ये भी तो बहुत बढ़िया काम करता है सर। हाँ हाँ, ये बहुत अच्छा बताया, अमृत प्राश घृत। और ना ये और बताए बच्चों के लिए वशिष्ठ रसायन, अगस्ती रसायन, वो तो कितना बढ़िया है। अगस्त मुनि ने बनाया था, वशिष्ठ मुनि ने बच्चों के लिए खास बनाया ये चीज। और जो यहाँ पे बाल गुटी आता है वो अच्छा रहता है, बाड़न काढ़ा जो रहता है वो सब जो दिया जाता था। और स्तन्य वर्धन के लिए स्तन्य शोधन गण, उसके बाद में पंचजीरक गुड़म, जीरकाद्य रिष्ट, सौभाग्य शुंठी पाक, एकदम संस्कार करना है तो एकदम अच्छे से संस्कार करने के लिए हमारे आयुर्वेद में। मेरे एक पेशेंट हैं, उन्होंने उनका बच्चे को मेंटल रिटार्डेशन है, तो मैंने उनसे पूछा कि आपने दूध कितना पिलाया था। बोलिए आया ही नहीं दूध मेरे को, बच्चे को बाहर का दूध दिया, भैंस का दूध दिया। तो फिर मेंटल रिटार्डेशन हो गई ना, माँ को क्यों नहीं दूध है। तो उनको क्या दे रहे थे, वो शतावरी का कल्प दे रहे थे। तो वहां पे स्तन्य शोधन और मैंने पूछा आपका क्या मानसिक है, तो बोली वो स्ट्रेस में थी उस टाइम पे, पति से झगड़ा चल रहा था वो साल तक। तो ये भी तो इफेक्ट करता है ना माइंड पे, जैसे माँ का मन रहेगा वही बच्चे में उसका इफेक्ट होता है। तो और मैंने कुछ लोगों को अभी जो ट्रीटमेंट जब दिया इनफर्टिलिटी के बाद, तो मैंने उनको पंचजीरा गुड़म सौभाग्य शुंठी पाक दिया डिलीवरी होने के बाद। तो एक माँ ने तो 2 साल तक बच्चे को पिलाया, और बच्चा इतना स्ट्रांग है, 2 साल पीने के बाद दांत भी आ गए तब भी पिलाती थी। तो वो बच्चा कभी सर्दी जुकाम भी हुआ ना तो बीमार नहीं पड़ता, इतना इम्यूनिटी अच्छा है उनका, माँ का भी और बच्चे का भी। हमें ये सोचना चाहिए कि हम और। डॉक्टर दिनेश जी आप कुछ बोलना चाहेंगे इस पे, डॉक्टर दिनेश जी, क्योंकि ये सब पे हाँ जी सर। स्पीच हमारे थेरेपी, हाँ जी प्रोफेशनल सर, हमारे ना थेरेपी और। यहाँ एक जड़ी बूटी मिलती है, उसको कहाँ डोडी बोलते हैं जी, वो थोड़ा सा ना बागनखा जिसको बोलते हैं ना आप लोग। हाँ, बागना। उसमें जो कुष्मांड का जल निकलता है ना, जब पेठा बनाते हैं उसका पानी निकाल के, हाँ तो उसको पीस के उसको मतलब बावना रख के फिर उसका घी बनाते हैं। हाँ तो उसको वो काफी ज्यादा काम करता है जी इन चीजों के ऊपर, बच्चों की रिटार्डेशन के ऊपर, इवन कोई एपिलेप्सी केस हो। तो यहाँ पर पंजाब साइड में इसका थोड़ा सा प्रचलन है थोड़ा सा, लेकिन उसमें कितना दम है वो आप लोगों को ज्यादा पता होगा, ज्ञानी लोगों को। तो मेरी इसमें और, पकड़ नहीं है ज्यादा। और क्या है ना कि पहले के जमाने में जो तालू भरते थे हाँ उसका भी जी। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है, तालू भरना मतलब तेल रखना तालू पे। तो वो भी करते थे ना, तो मतलब लाक्षादी तेल की वो तालू पे लाक्षादी तेल, ज्योति तेल, ऐसे ऐसे जड़ी बूटियों का करते थे ना, तो तालू के रास्ते से भी वो ब्रेन तक जाता था मेडिसिन, और स्नेहन भी होके जुड़ता भी था। उसी तरह से हमारे सर बोलते हैं कि जहाँ पे ब्रह्मरंध्र होता है ना, जहाँ चोटी रखते हैं, वहां पे शिरा का प्रच्छान करना है, प्रच्छान करने के बाद जलौका लगाना है, या जलौका लगाए, वो करने से भी बुद्धि स्मृति बहुत ज्यादा बढ़ती है, ऐसा बताता हूँ। और बच्चे को पीठ पे थपथपाना है जिससे उसका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो। चलिए, और नस्से का तो बहुत ज्यादा उपयोगी है, उपयोग है, शिरो पिचू रखने से बहुत अच्छा फायदा होता है। ज्योतिषमती तेल, बच्चा तेल, ब्राह्मी तेल। जी, बोलिए मैम, वीना मैडम कुछ बोलना चाहती हैं। चलिए, आज तो बहुत टाइम हो गया, 1 घंटा कंटिन्यू बोला है अभी मैंने, 7:15 से 8:15 तक। तो अभी मैं सेशन बंद करता हूँ, हम लोग इस पे और लेक्चर लेंगे। और अभी मैं किडनी डिजीजेस पे कल परसों से सीरीज शुरू करूंगा, आप लोग भी पढ़ के आइए, मैं उसका वो डाल दूंगा पोस्टर कि किडनी डिजीज पहला भाग। तो किडनी पे आप लोग को जो आता है आप पढ़ के आइए, फिर हम डिस्कस करेंगे, मजा आएगा। ठीक है, थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को, अब 9 बजे मिलते हैं, सभी को थैंक यू।